हेलो क्लास ट्वेल्थ। आई होप तुमने पुराने लेक्चर अच्छे से देख चुके हो। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं इसके बाद न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो अब मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो में न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन लिखा है 2 पॉइंट्स ए एंड बी, मैग्नीट्यूड मेंशन है, आर रिस्पेक्टिवली डी अपार्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ between the two charges is 6.4 10 to the power 4. The distance d between the two charges, that means a और b दो चार्जेस हैं, उनके बीच की दूरी है d, और इनके मिड पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि है 6.4 10 to the power 4। तो हमें ये बताना है कि इस d की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है तो ये d/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए डायरेक्शन का केस। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है बाहर को, तो अगर इसको इवन मानता हूं तो ये निकलेगा बाहर को ऐसे। इस वाले की बात करते हैं, नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी तरफ को आता है। इस यहाँ पॉइंट पे नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो नेगेटिव की तरफ को ही जाएगा। अब E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के जो नेट आंसर आएगा वो इतना आएगा। क्वेश्चन में ये बोला। अब ध्यान रखना, जब तुम वैल्यू रखोगे तो माइनस नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि माइनस डायरेक्शन निकालने के काम का था जो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो डायरेक्शन तुमने सही कर दी है, ठीक है। तो E1 प्लस E2 क्या देगा, E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू, आर की जगह पे दूरी d/2 का होल स्क्वायर। दोनों चार्जेस सेम है, बस एक माइनस और प्लस में है, पर हम माइनस नहीं रखते तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम चलेगा, के क्यू अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू दो बार आ चुकी है, तो उसको क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और ये 4 कैसा आया, डी का स्क्वायर डी और 2 का स्क्वायर 4 नीचे से ऊपर चलेगा। ये ई की वैल्यू मेंशन कर रखी है क्वेश्चन ने, यहाँ पे रख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इस डी स्क्वायर को ऊपर लेके जाना है, इसको इसके नीचे लेके आना है, इसको कैलकुलेट करना है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमें बता देगी कि डी कितना आएगा। इसके आगे कैलकुलेशन तुम खुद करोगे। सेकेंड क्वेश्चन भी लगभग जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही सॉल्व करना है हमने, बस फर्क ये है अब की बार क्या बोला है कि दो चार्जेस, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने मेंशन करके दे रखी है। अब इसके बाद ये तुमसे ये कहना चाहता है कि 1 माइक्रो कूलाम वाला जो चार्ज है उससे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट जीरो है। तो इससे कितने दूरी पे वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो तुमने इसको मान लिया कि यहाँ से x दूरी पे है, तो बची हुई कितनी होगी, 30 माइनस एक्स। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला यही लगाएगा, नहीं, दोनों मिल के लगाएंगे। चलो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलती है, जिस पॉइंट पे भी कैलकुलेशन कर रहे हो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएंगी, तो ये बाहर को आएंगी, तो E1 आएगा इधर को। रही बात E2 की, ये भी तो पॉजिटिव है, तो इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी, तो ये इधर को जाएगा फिर। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब E1 माइनस E2, नेट आंसर जीरो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो E1 बराबर E2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कितना, x। इधर के क्यू टू अपॉन दूरी कितना, 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया, वैल्यू रखते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। इस Q2 को इसके नीचे ले आओ, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इसको क्रॉस करके ऊपर भेज दो, एक्स स्क्वायर 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये हो गया 1/4, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़े बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो उससे टाइम ज्यादा लगता है। दोनों में स्क्वायरिंग है तो दोनों का स्क्वायर हटाओ, जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो सामने की तरफ रूट लगेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 का जो रूट होता है वो 2 हो जाता है। अब क्रॉस कर लो, तो 2x बराबर 30 माइनस एक्स, तो ये हो गया 3x बराबर 30, दैट मीन्स x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से ये कितने दूरी पे होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 दो चार्जेस दिए हैं, आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच में दूरी जो है 0.1 मीटर की है। देखो यहाँ भी 0.1, यहाँ भी 0.1, इसको जोड़ोगे तो ये भी 0.1 ही आएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। देखो चार्जेस कौन कौन से हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों ही बनाएंगे। पहले यहाँ पे निकालते हैं फिर आगे चलेंगे। हाँ, अगर जैसे इसको नाम देते हैं E1, इसको नाम दिया E2, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी बाहर को, तो इधर को तो आएंगी बाहर को,
तो E1 निकला बाहर को। ऐसे ही ये नेगेटिव है, नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अपनी तरफ को आती हैं, तो जो E2 होगा उसकी डायरेक्शन A पे कैसी होगी, ऐसे अपनी तरफ को। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है यार, E1 और E2 जो हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो यानी कि A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकलेगा, E1 प्लस E2 करके। ठीक है, देखो कैलकुलेशंस तुम खुद करना, मैं लॉजिक तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक तुम नहीं करोगे, ऐसे देख देख के ही करते रहोगे, तो तुम्हें बेनिफिट तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो समझो E1 प्लस E2, चलो वैल्यू क्या होती है, के क्यू। अगर ध्यान से देखेंगे दोनों चार्जेस सेम है, हाँ जी सेम है। क्या दोनों चार्जेस से इस पॉइंट की दूरी भी बराबर है, हाँ सेम है। तो दैट मीन्स इसका फॉर्मूला अगर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हुआ तो इसमें भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ। अब चलते हैं उस पॉइंट सी पे, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो ये बात देख लो, 2 के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, क्यू की वैल्यू दी है 10⁻−8, आर की वैल्यू है 0.05, तो वैल्यूज दी हुई है। चलो इस पॉइंट सी पे चलते हैं। हाँ देखो, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो बाहर को निकलेंगी, तो E1 आएगा इधर को। ठीक, नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर को आएंगी, अपनी तरफ को, तो E2 आएगा इधर को। अब ध्यान से देखो, एक जा रहा E1 इधर को, E2 इधर को, तो वेक्टर में तुम्हें पता है ना कि नेट आंसर में बीच से आएगा ऐसे। तो सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट आंसर है वो कहाँ से आएगा, ऐसे बीच से निकल के आएगा, ई सी का आंसर। ठीक, चलो तो फिर इसको देखो, तो इसका नेट आंसर कैसे आएगा, ऐसे बीच से। अब थोड़ा एंगल की बात करते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 का होगा, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 60 का। Z बन रहा है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखते हैं हाँ, क्या E1 और E2 बराबर है या नहीं है, उस पर बात करते हैं। देखो E1 का फॉर्मूला लिखना चाहिए था K, क्यों कितना है इसका, 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर, दूरी कितनी है 0.1। ऐसी अगर E2 का आंसर देखोगे तो वो कितना होगा, K 10⁻−8। फिर बोल रहा हूँ प्लस माइनस वेक्टर वाले में नहीं आएगा। अगर तुम कोई स्केलर क्वेश्चन कर रहे हो तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे, लेकिन अगर तुम वेक्टर वाले को कर रहे हो तो फिर प्लस ही प्लस चलेगा। दूरी कितनी है, 0.1 मीटर, ये होगी। क्या समझ में आ रहा भाई, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, E1 प्लस E2 का नेट आंसर E होगा, सॉरी E1 प्लस E2 नहीं, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E होगा। ठीक है, E1 प्लस E2 नहीं होगा, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, तो E1 E2 दोनों बराबर है, उसको मैंने E मान लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं। चलो, तो इस पॉइंट C पे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नेट आंसर जो कि बीच से आ रहा है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोगों ने, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम है कि अपने को थीटा चाहिए, थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, E1 और E2। अगर ये 60 है तो क्या ये भी 60 होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो ये जो आंसर आएगा ठीक बीच से आएगा, यानी कि ये मिड लाइन आएगी, तो ये एंगल का बाइसेक्टर होगी। अगर बाई चांस E1 और E2 अलग अलग होते, कोई बड़ा कोई छोटा होता, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती इसकी कम होती, तो ये बीच से नहीं आता आंसर फिर। ठीक है, अभी ठीक है, ये 60 है तो टोटल एंगल 120 का होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब तो मुश्किल है ही नहीं। कैसे करेंगे, देखो सिंपल, E1 को E लिखो, E का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ E स्क्वायर एंड कॉस 120, क्योंकि E1 E2 को E माना है ना, तो वो E का स्क्वायर हो जाएगा। तो EC का आंसर कितना हो गया, 2E स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। हाँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का E स्क्वायर बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर, जो कि क्या बाहर आ गया E। तो इस पॉइंट पर आंसर आ गया। चलो ध्यान से, अब ना इस पॉइंट का आंसर आ चुका है, कोई इशू नहीं है। ए का भी आंसर आ चुका है। अब मेरे से पूछा था कि इनके रेशियो बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो मुझे क्या बताना था, ई ए डिवाइडेड बाई ई सी, क्या है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखो, आर स्क्वायर, इसकी दूरी कितनी है 0.05 का स्क्वायर। अब नीचे वाले पे आ जाओ, ई का आंसर कितना है, के,
दोनों में से कोई सा भी रख दो। क्यू तो इसके लिए भी सेम है ना दोनों के लिए, और क्यू वहाँ भी सेम होगा चार्ज, तो क्यू को क्यों लिखो। और नीचे दूरी, पर अब दूरी बदल चुकी है, तो ये हो गई है 0.1 का स्क्वायर। अब इससे इसको निपटा लेना, इसको ऊपर भेज लेना और स्क्वायर को काट के आंसर बता देना कितना आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो फिर आगे चलते हैं। An electric dipole is placed at a distance of 60 degree with an electric field of magnitude 4 into 10 to the power 5. Okay. It experiences a torque of 8 root 3 Newton meter. If the length of the dipole is 2 centimeter, determine the magnitude of either charges of the dipole. ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है? टॉर्क का। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रिक टॉर्क रखा हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? माइनस और प्लस के चार्ज का एक सिस्टम। इसके बीच की दूरी को हम 2a कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में डाइपोल के बीच की जो दूरी है वो बता रखी है 2 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की दूरी को 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। तो 2a हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब ये 2 से यहाँ डिवाइड मत कर लेना, पुराने लेक्चर देख चुके हो तो तुम्हें पता होगा 2 से डिवाइड क्यों नहीं करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ एंगल कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। तो मुझे बताना है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से टॉर्क कितना है? 8 रूट 3, ये क्वेश्चन ने बता रखा है। ठीक है, अब तुम सॉल्व करो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा। पी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज, साइन थीटा की वैल्यू 60, 8 रूट 3। अब देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था? दिया था ये 4 इंटू 10 टू द पावर 5। रखो इसकी वैल्यू। क्यों नहीं पता? 2a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 टू द पावर 5। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। क्या इसके आगे क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ ना बोल भाई, हो जाएगा ना इसके आगे क्वेश्चन? तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब ये वैल्यू को 10 स्विच करना, सॉल्यूशन करना और बता देना कि इसमें से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में पूछा था, और जो पिछले कुछ क्वेश्चन है उसमें जेई के क्वेश्चन भी हैं और बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं। 2 चार्जेस आर प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 2 चार्जेस हैं जिनकी दूरी तुम्हें मेंशन करके दे रखी है। अब पहले एक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन प्रॉपर मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई बायो वाला बच्चा इसको कर रहा है तो उसको वेक्टर, पोजीशन और डायरेक्शन इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना। दूसरे जो मैथ्स के बच्चे हैं इस टॉपिक को वो मैथ्स में दोबारा भी पढ़ते हैं, वेक्टर एंड 3D चैप्टर्स आते हैं तुम्हारे, तो वहां पे भी तुम इनको निकालना समझते हो, तो ध्यान से समझना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। 2 चार्जेस हैं, पहले ए दिया है 104, तो ये दिया है -4 म्यू सी। एक बी पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 2 -1 और 5, ये है +4 म्यू सी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ने ये बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 0.20 आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सेस पे है, वाई और जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क दे रखा है, बस हमें बताना है कि जो अल्फा है वो कितना। चलो तुम अपना टॉर्क निकालो। क्या दोनों चार्जेस सेम है? हाँ जी सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये क्या है? ये डाइपोल है। ठीक हो गया। तो डाइपोल के लिए सबसे पहले अपने को एक तो ये पता करना पड़ेगा कि दूरी कितनी है, ये वाली। तो इसको कैसे निकालते हैं? देखो 104 बता रहा है ए की पोजीशन, 2 -15 बता रहा है बी की पोजीशन, तो अपने को क्या चाहिए? अपने को ए बी चाहिए। तो ए बी का जो वेक्टर होगा, क्योंकि पूरा टॉपिक वेक्टर का है, तो कैसे निकलता है? अगर ए बी निकालना है तो बी में से ए को घटाया जाएगा, 2 में से 1 घटाया 1 आई कैप, -1 में से 0 घटाया माइनस जे कैप, माइनस एक ही है, 5 में से 4 घटाया 1 बचेगा, प्लस का 1 के कैप। समझ में आई बात? ये पोजीशन है, अपने को ए बी बताना है, तो ए बी वेक्टर होगा बी माइनस ए वेक्टर। ठीक हो गया, तो अपने को 2a मिल गया। ठीक है, अब टॉर्क का फॉर्मूला हमारे हिसाब से पहले सॉल्व करते हैं। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? P क्रॉस E, अगर साइन थीटा नहीं है तो P क्रॉस E, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को भी ध्यान से समझ लेते हैं। अगर I से J का क्रॉस करोगे तो K आएगा,
आई से जे का क्रॉस करोगे तो के आएगा, जे से के का क्रॉस करोगे तो आई आएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर उल्टा कर दोगे, ये आई से जे का क्रॉस करा, सॉरी आई से के का क्रॉस तो माइनस का जे, फिर जे से आई का क्रॉस करवाया तो माइनस का के। अगर इससे इसका होगा ऐसे तो प्लस, ऐसे उल्टा होगे तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, आ जाओ फिर इधर आप। तो टॉर्क P की वैल्यू का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ होता तो है, Q इंटू 2A, यही होता है। क्यों क्या है? क्यों तो चार्ज है। चार्ज कितने हैं? ये तो सेम है तो उतना ही रखेंगे। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 2A की वैल्यू है क्या हमारे पास? ये रही, तो इसको रखो वेक्टर के फॉर्म में, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ये रही 0.20 आई कैप। ठीक हो गया, चलो इतना सही है। अब क्या करना है, ये तो नंबर से इनको अलग कर लो। 4 इंटू 0.20 10 टू द पावर माइनस 6, ये क्या है? ये क्रॉस करवाना है तो करते हैं। देखो आगे से पीछे को क्रॉस करना, पीछे से आगे मत करना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम। आई से आई का क्रॉस नहीं होता, तो आई से आई का क्रॉस 0। अब ये जे के आगे माइनस लगा, इसको भी साइड रखते हैं। जे से आई का क्रॉस, जे से आई का क्रॉस, ये तो माइनस का के देगा, तो यहाँ पे लिखा माइनस का के। के से आई का क्रॉस, के से आई का क्रॉस, ये तो प्लस का जे देगा, तो यहाँ पे जे लिखेंगे। इतना तो समझ गए होगे तुम। ठीक है, तो यहाँ से जो टॉर्क है वो कितना आ रहा है? 4 टू जा 8, यानी कि 0.80 10 टू द पावर माइनस 6, अंदर से बच गया के का कैप प्लस जे का कैप। पर ध्यान से देखो, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये किस में आ रहा है? वेक्टर में। तो इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, उसको अगर वेक्टर में कन्वर्ट, मॉड में कन्वर्ट करना है मैग्नीट्यूड, तो वो इस तरीके से निकलता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद सॉल्व करके देखते हैं फिर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा कुछ हो जाएगा 0.80 10 टू द पावर माइनस 6 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन बहुत हद तक मैच करने की कोशिश कर रहा है? हाँ देखो कर तो रहा है, बस इसको एडजस्ट करना है। तो इसको अगर एडजस्ट करूंगा तो यहाँ से मेरा जो टॉर्क है उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 रूट 2 10 टू द पावर माइनस। इसका पॉइंट एडजस्ट करा तो यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब इसको मैच करवाओ, 8 से 8 मैच करा, 10 की पावर माइनस 5 से 10 की पावर माइनस 5 मैच करा, रूट अल्फा से रूट मैच करा, तो इसमें अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो 2 हो जाएगी। ठीक है, जो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो 2 आ जाएगी। टू लार्ज प्लेन शीट P1 एंड P2 हैविंग चार्जेस, चार डेंसिटीज। ठीक है, चार डेंसिटी दे रखी है, सिग्मा 1 और माइनस का 3 सिग्मा are arranged parallel to each other as shown in the figure. Find the electric field at the point A, B and C. A, B, C पे बताना है कि कितना होगा। ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, ये रहा C पॉइंट। सबसे पहली चीज बच्चे को क्या पता होनी चाहिए? किसी भी चार्ज शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन है, तो ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है। अप्लाई करते हैं सबसे पहले। अब क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, तो अब आराम से तुम कर पाओगे। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं बाहर को, पर नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं अंदर को। तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो घटाने के लिए देखो, डायरेक्शन में माइनस तो फिर नहीं रखोगे, बट डायरेक्शन तो सॉल्व हो चुकी है, तो न्यूमेरिकल में -3 नहीं रखोगे। तो 3 सिग्मा बड़ा है, तो 3 सिग्मा बड़ा है। तुम्हारे समझने के लिए मैं इसको, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको E2 कहेंगे, इससे जो बनेगा वो E1 कहेंगे। ठीक है, तो E2 बड़ा है तो नेट आंसर होगा E2 माइनस E1। अब E2 है कितना? फॉर्मूला क्या लगाओगे? 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आंसर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।
ठीक है, चल अगले बार में चलते हैं। अब बीच में आना है, तो बीच वाले के लिए क्या होगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर को, नेगेटिव से उसकी तरफ को, तो E1 बाहर को, E2 उसी की तरफ को। क्या दूरी से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, फॉर्मूले में दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो जो बीच वाला पॉइंट है बी, वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब तुम निकाल लेना, दोनों वैल्यू तुम्हें बता दी मैंने, ठीक है। सी पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट पे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को जाएंगी, पर नेगेटिव से अंदर को आएंगी अपनी तरफ को। तो सी पॉइंट पे भी जो आंसर होगा वो होगा E2 माइनस E1, क्योंकि E2 बड़ा है, ठीक है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में तो लिखनी पड़ेगी हमें क्वेश्चन में। यहाँ पे बड़ा कौन सा था, E2, तो ये अंदर को जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसके पीछे आई कैप लिखोगे। ये भी सब अंदर को ही जा रहे हैं, तो दैट मीन्स इसके पीछे भी आई कैप लिखोगे। अब ये अंदर को आ रहा है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये इधर को आ रहा है और इधर को उल्टा एक्स होगा, तो यानी कि इसका आंसर होगा माइनस आई कैप, ये इसकी डायरेक्शन होगी। समझ में आया क्वेश्चन? चलो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर 1 and 2 आर केप्ट एज शोन इन द फिगर, द लीनियर चार्ज डेंसिटीज ऑफ द टू वायर दे रखी है, फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट द पॉइंट पी। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q इंटू ई, ठीक है। अब देखो, किसी भी चार्ज जो नॉर्मल वाला एक लीनियर वायर है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो भी हम गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, तो 2k लैम्डा अपॉन आर। अब इसमें आर क्या, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या उस क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है? हाँ, इसकी भी दे रखी है, लैम्डा 1 10 म्यू सी पर मीटर, और लैम्डा 2 दे रखा है -20 म्यू सी पर मीटर। ये म्यू को चेंज कर लेना, हाँ, 10⁻⁻6 लिखना बाद में, ठीक है। अब हमें ना क्वेश्चन में बताना है कि फाइंड द नेट फोर्स एट पी, इस पॉइंट पर फोर्स कितना लगेगा। देखो, फॉर्मूला तो ये रहा Q इंटू ई, पर ये वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन निकालते हैं। ये जो ऊपर वाला वायर है ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे को आएंगी, तो E1 की आएगी वैल्यू नीचे को, ठीक है। तो जो फोर्स होता है ना, वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ही चलेगा, तो ये E1 के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा नीचे को, तो इस पॉइंट पे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब E2 की बात करते हैं, इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा, अब सॉरी, ये 2 है, सेकेंड वायर का जो लैम्डा है वो माइनस में है, दैट मीन्स नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो अपनी तरफ को आएंगी, तो E2 आएगा मेरा नीचे को, ठीक है। E2 मेरा कहाँ को आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जो कि होगा, दोनों नीचे को है, तो E1 प्लस E2 ऐसे निकालोगे। क्या फॉर्मूला यूज होगा, ये होगा, तो पहले का होगा 2k लैम्डा 1 अपॉन R1, दूसरे का होगा 2k लैम्डा 2 अपॉन R2। 2k लैम्डा सब तुम्हें पता है, R की वैल्यू ये 10 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलोगे, और ये बची हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी नीचे वाली, तो R1 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर, और R2 हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो R1 और R2 तुमने निकाल दिया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ वैल्यू रखोगे तो आंसर तुम्हारा ये तो आ जाएगा, पहला पार्ट तो ऐसे हो जाएगा। तो फोर्स, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की निकल गई, तो फोर्स कैसे निकलेगा, Q, ये क्या है, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कोलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से सॉल्व हो चुका होगा नंबर, तो उसको तुम यहाँ रखोगे, तो इससे तुम्हें क्या पता लग जाएगा कि जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो कितना न्यूटन का आने वाला है, ठीक है। इतना तो सॉल्व हो चुका है, अब रह गया फाइनल आंसर। देखो, इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो बीच में है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, पर नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसको ऊपर को लेके जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा ऊपर को, और देखो अगर ऊपर को जाएगा तो जे आएगा, तो दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी वो लिखी जाएगी जे कैप, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव जे है, नीचे को आएगा तो नेगेटिव जे होगा। ठीक होगी इतनी बात।
अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर कमेंट करके बताना कि क्या आएगा। और एक क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो और बताना कि इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी तुम शीट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं तुमसे अब अगले चैप्टर में।